हाय गाइस, दिस इज मी अंजलि बालियान एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, बताइए आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। क्या सभी जो भी कुछ आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दी जा रही है आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज की अगर बात करें, आज की क्लास में हम क्या जानने वाले हैं, तो आज की क्लास में जैसे कि आपको अभी जो आप देख रहे हैं उन्हीं से पता चल गया होगा, आज हम प्रमुख भारतीय विचारक, जो कि लास्ट पॉइंट आपका इस टॉपिक का, इस चैप्टर का बचता है, महात्मा गांधी जी के बारे में जानेंगे। इसके बाद में हम पाश्चात्य विचारक जो हुए हैं उनकी क्लास लेना शुरू करेंगे और बहुत जल्दी जल्दी उनको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्रमुख भारतीय विचारक महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में। इन्होंने कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए जो दूसरे विचारकों से उनको अलग बनाते हैं, और हमारी भारतीय शिक्षा को किस तरीके से इन्होंने बढ़ावा दिया, कौन कौन से इनके मुख्य कार्य थे जिसकी वजह से इनको प्रमुख भारतीय विचारकों की श्रेणी में रखा जाता है। तो सभी चीज़ें एक एक कर हम जानेंगे। किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी साथ साथ हम जानते हुए चलेंगे। तो बहुत अच्छी आज की क्लास होने वाली है। क्लास को लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ऑलराइट गाइस, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लीजिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। आज हम जानेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जन्म की जो कुछ बातें हैं उनसे शुरुआत करेंगे कि कहाँ जन्म हुआ, ठीक है, कैसे इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी, उन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करेंगे और फिर इन्होंने कौन कौन से बड़े बड़े काम किए वो सब जानते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत में स्वस्थ राजनीति का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने केवल दार्शनिक लेखक थे, केवल दार्शनिक लेखक ही नहीं, वर्णन एक महान शिक्षाविद भी थे, ठीक है। इन्होंने ये सिर्फ एक लेखक नहीं थे लेकिन महान शिक्षाविद भी हुए। उनकी शैक्षिक विचारधाराओं के मूल में भारतीय संस्कृति थी, ठीक है, यानी जितनी भी इनकी विचारधाराएं थी उनमें इन्होंने जो भारत की संस्कृति थी उसको सबसे अधिक महत्व दिया। जैसा कि उनका मत था, जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ उनके मत के बारे में। यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कि यह बात किसने कही। इन्होंने कहा कि तत्कालीन वर्तमान शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है। बिल्कुल सही बात थी। और भारतीय संस्कृति को इसने पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया है, यानी जो विदेशी संस्कृति भारत में बढ़ रही है उसने भारतीय संस्कृति को पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया है। उनका एकमात्र उद्देश्य था मानसिक विकास करना, ताकि लोग ये समझ पाए कि जो विदेशी है वो यहाँ पर आकर अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं और हम उनसे प्रभावित होकर अपनी संस्कृति को पीछे धकेल रहे हैं। ये चीज़ें लोग समझ पाए, इसीलिए उनका सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो यही था कि लोगों का मानसिक विकास हो। इसका हृदय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें हाथ के कार्य का कोई स्थान नहीं है। इसमें माध्यम अंग्रेजी है और वास्तविक शिक्षा विदेशी माध्यम द्वारा असंभव है, ठीक है। वास्तविक शिक्षा जो होती है वो विदेशी शिक्षा के माध्यम से असंभव है, क्योंकि उसमें रटंत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इन्होंने विदेशी शिक्षा का घोर विरोध किया। अब अगर इनके जन्म की बात करें, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ, गुजरात में पड़ता है। यह एक समृद्ध परिवार में जन्मे थे। इनके पिताजी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी एवं प्रतिष्ठित वकील थे, और इनकी माताजी का नाम था पुतलीबाई। धार्मिक प्रवृत्ति की गृहस्थ महिला थी पुतलीबाई इनकी माताजी। पाठशाला से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके उच्च शिक्षा हेतु ये इंग्लैंड चले गए और वहाँ इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्ति की और भारत आकर वकालत शुरू कर दी थी। फिर 1893 में इनको फिर से एक बार अफ्रीका जाना पड़ा, 1893 में, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाता है कि गांधी जी अफ्रीका कब गए, किस सन में गए। तो आपको कई सारे सन दिए गए होंगे, वहाँ आपको याद रखना है कि गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, 1893 में, ठीक है। 1893 में एक मुकदमा लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे और भारतीयों की दशा से द्रवित
होकर इन्होंने समाज सुधार का संकल्प ले लिया था। यहाँ पर समाज है, ठीक है। इन्होंने प्रभावित होकर कि यहाँ पर किस तरीके से भारतीयों की दुर्दशा हो रही है, उसको लेकर इन्होंने एक संकल्प लिया अपने समाज का सुधार करने का। इससे पहले कि हम अगर आगे बढ़े, मैं आपको यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस चैप्टर की वो यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम के पेपर से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? हिंद स्वराज, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसी तरीके से आप एक छोटा सा बॉक्स बना करके या फिर अपने एक पेज पर नोट कर लीजिए कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। जैसा कि कल मैंने आपको गिजू भाई बधेका जी की रचनाएं बताई थी, उसी तरीके से आप लिख लीजिए महात्मा गांधी जी की प्रमुख रचनाएं, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। हिंद स्वराज, नीति धर्म, बेसिक शिक्षा, नई शिक्षा की ओर, मेरी आत्मा की वेदना, हिंदू धर्म और शांति युद्ध में अहिंसा। ठीक है, ये अलग अलग है। शांति युद्ध में अहिंसा, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वही आपको यहाँ पर नोट करके दी गई है। ठीक है, आपको इनको याद रखना है। फिर आगे बात करें, जब 1893 में वे गए दक्षिण अफ्रीका तो वापस कब लौटे? 1914 में भारत लौटे एवं भारत की स्वतंत्रता को मुख्य लक्ष्य मानकर राजनीति में प्रवेश इन्होंने कर लिया। सत्याग्रह के सशस्त्र से अनेकानेक आंदोलन में सक्रिय भागीदारी इन्होंने अपनी निभाई और इन्हें राष्ट्रपिता की छवि के रूप में जाना जाने लगा। राष्ट्रपिता की छवि के रूप में ये भारतीय जनमानस के बीच में उभरे। इनको राष्ट्रपिता का दर्जा इनके बहुत सारे आंदोलन और सफल आंदोलन की वजह से, इनकी भागीदारी की वजह से इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी गई। उनकी सफलता का प्रमाण अगर आप देखना चाहते हैं तो असहयोग आंदोलन की अगर बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें, इनमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अंग्रेजों को बाहर निकालने में, जिसने अंग्रेजों को भारत से जाने पर मजबूर कर दिया था। इस प्रकार निरंतर सामाजिक विसंगतियों से संघर्ष करते और राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करते हुए वे 30 जनवरी 1948 को पंचतत्व में विलीन हो गए। ठीक है, कब? 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कब हुआ था? जन्म की अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 1969 को इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में, गुजरात के, और मृत्यु कहाँ हुई? 30 जनवरी 1948 को। याद रहेगा आपको। ठीक है, अब आंदोलन के बीच में बात हुई तो आपको याद रखना है कौन कौन से आंदोलन इनके महत्वपूर्ण थे। आपसे पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तो इस तरीके से आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो 1914 में लौटे। तो जो चीज़ें हाईलाइट है ये इसीलिए की गई है ताकि आपका ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो और आप इन पर ज़्यादा फोकस कर पाए। अब यहाँ इन्होंने अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, वो आपके सामने यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में मैं आपको शो करना चाहूँगी कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहली, 1914 में इन्होंने टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना करी। ठीक है, 1914 में टोलस्टॉय आश्रम की स्थापना इन्होंने की। फिर 1915 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है कि किस सन में महात्मा गांधी जी ने कब साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो आप बताएं कि 1915 में। सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। 1919 में सत्याग्रही पत्रिका संपादन शुरू किया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब सत्याग्रही पत्रिका का संपादन शुरू कब किया गया? 1919 में। और फिर यंग इंडिया, हरिजन, भूदान, ये पत्र किससे संबंधित है कि यंग इंडिया पत्र किसके द्वारा लिखा जाता था? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सभी किससे संबंधित है? ये महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ठीक है, यंग इंडिया, हरिजन, भूदान, यज्ञ, ये सभी इन्हीं से संबंधित, इन्हीं के संपादित किए गए पत्र थे। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई आपको बातें? बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे, इनको आपको नोट रखना है। पूरे चैप्टर में से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको निकाल करके यहाँ पर पॉइंट्स के रूप में आपके सामने लिख दिया गया है ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से इस तरीके से पूछ ली जाती है कि महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ था। चलिए जानते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से क्या तात्पर्य था? ये कहते थे कि गांधी जी के अनुसार, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इनका कहना था कि मेरा तात्पर्य बालक और मानव शरीर
मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप से बाहर निकालना है। ठीक है, यानी जो श्रेष्ठतम रूप उनकी मस्तिष्क, उनकी आत्मा का है, उसको बाहर निकालना है, यानी उसको ही क्या करना है, निखारना है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पर शिक्षा का अर्थ बताया। हमने अब देख लिया है कि महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए। अब हम जानेंगे उद्देश्य क्या होना चाहिए शिक्षा का, महात्मा गांधी जी का इसके बारे में क्या कहना था। आत्मनिर्भरता शिक्षा का मुख्य परिणाम हो, इसे दृष्टि रखकर गांधी जी ने व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया। कौन सी शिक्षा पर इन्होंने महत्व दिया? व्यावसायिक शिक्षा पर। किस तरीके से? उनका कहना था कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होनी चाहिए। शिक्षा क्या होनी चाहिए? बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होनी चाहिए। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, यानी जब ज़रूरत पड़े तो वो अपना कुछ भी काम शुरू कर सकता है, लेकिन अपनी जीविका को पाल सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तभी समाज खुशहाल हो सकता है। पुनः गांधी जी ने लिखा कि 14 वर्ष की आयु तक बालक 7 वर्षीय कोर्स को पूरा करने के पश्चात कम से कम वाली इकाई हो जाना चाहिए। यानी इन्होंने कहा कि बालक को प्राथमिक स्तर पर ही इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जो कि जीवन के अर्जन से संबंधित हो, वो अपना जीविका का अर्जन कर सके। इस तरह की उनको शिक्षा दी जाए जो सीधे सीधे संबंध रखती है। जीविका अर्जन वाली शिक्षा से मतलब क्या है? यानी जैसे कढ़ाई, बुनाई, ठीक है, इस प्रकार की जो हस्तशिल्प कलाएं होती है वो बालक को सिखा दी जाए। सांस्कृतिक उद्देश्य की अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि मैं साक्षरता की अपेक्षा शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व देता हूँ। संस्कृति ही शिक्षा की नींव है, प्राथमिक वस्तु है। ठीक है, ये कथन भी महात्मा गांधी जी का है। ये कथन ही यहाँ पर महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर यही बताया। चारित्रिक विकास की अगर बात करें तो गांधी जी का मानना था समस्त ज्ञान का परिणाम चरित्र निर्माण होना चाहिए, यानी सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए चरित्र का निर्माण करने पर। उन्होंने कहा यदि हमसे कोई पूछे कि जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा आपका शिक्षा के संबंध में उद्देश्य क्या होगा, तो मेरा उत्तर हमेशा यही होगा कि चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, कि यह कथन किसका है, इस तरीके से यहाँ पर इससे क्वेश्चन बनता है। आगे अगर बात करें, ये तो बात की चारित्रिक विकास की, अब आध्यात्मिक विकास की। तो गांधी जी का दर्शन सत्य व ईश्वर पर आधारित था। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को परम सत्ता से जोड़े और उनके स्वरूप के बारे में भी जानकारी दे। तो चलिए अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की। गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके द्वारा प्रस्तावित जो पाठ्यक्रम था उसमें इन्होंने हस्तशिल्प, चर्म कार्य यानी चमड़े का कार्य, गृह विज्ञान, संगीत, गणित, कताई बुनाई, बागवानी, कृषि, मातृभाषा, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य विज्ञान, व्यायाम, खेल कूद का ज्ञान अवश्य कराया जाए। इनका कहना यही था कि पाठ्यक्रम में ये सभी चीज़ें तो ज़रूर शामिल हो। क्यों? क्योंकि अगर और भी कुछ ना कर पाए बालक, अगर उसको शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर कोई नौकरी ना मिल पाए तो वो अपना कोई काम शुरू कर सके। ठीक है, इसीलिए उसको इन सभी चीज़ों में परफेक्ट बना दिया जाए, यानी इन सभी चीज़ों की एक सभी कलाएँ उसको सिखा दी जाए कि ताकि किसी भी स्थिति में वो अपनी जीविका का अर्जन स्वयं से कर पाए। ये उद्देश्य था गांधी जी का। अब बात करें शिक्षण विधि, कौन कौन सी शिक्षण विधि पर इन्होंने बल दिया, उनके बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी तत्कालीन प्रचलित शिक्षण विधियों से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जिनमें बालक सक्रिय हो, निरीक्षण कर सके, प्रयोग करे और अनुसंधान करके स्वयं अध्ययन कर सके। तो इनके अनुसार यही शिक्षण विधि थी कि सक्रिय रहना, निरीक्षण करके सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, ठीक है, स्वयं अध्ययन करना, ये सभी शिक्षण विधियों पर इन्होंने बल दिया। याद रख पाएंगे आप इन सभी को? ठीक है, एक बार और आप पढ़ लेंगे बाद में तो आपको रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से।
अनुशासन कैसा होना चाहिए, इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनुशासन दमनात्मक के बजाय प्रभावात्मक हो, यानी जबरदस्ती ना हो। वही वाली बात है जैसे हमने गिजू भाई बधेका जी के बारे में जाना था, उन्होंने भी कहा था कि स्वयं अनुशासन होना चाहिए। तो इनके अनुसार भी वही कहना है कि प्रभावात्मक अनुशासन के पक्ष में हो। उत्तम आचरण व उदाहरण बच्चों में सही आदतों का विकास करते हैं, यानी उनको उत्तम उदाहरण दिया जाए। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है सबके सामने उसकी सराहना करें, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अनुशासन के बारे में ये बात बोली। शिक्षक बात करें कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। शिक्षक से गांधी जी की अपेक्षा थी कि वह विद्वान व सदाचारी हो, अपने विषय के प्रति प्रवीणता के साथ साथ उनमें मानवीयता भी आवश्यक हो, और ताकि वह छात्रों का योग्य मार्गदर्शक बन सके। ये सभी विशेषताएं एक शिक्षक में होनी अनिवार्य है गांधी जी के अनुसार। और छात्र कैसा होना चाहिए, छात्र शिक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए। बालक क्या होना चाहिए, केंद्र बिंदु होना चाहिए। उससे स्वयं अध्याय लगनशील होना जरूरी है, और छात्रों को सदैव सादा जीवन व उच्च विचार रखना चाहिए, ठीक है। सादा जीवन हो और विचार कैसे हो, विचार हो उच्च। तो ये बात गांधी जी ने छात्रों के जीवन के बारे में यहाँ पर बताई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल के आती है स्त्री शिक्षा से कैसे संबंधित इन्होंने कुछ बातें बोली और क्या इनका योगदान रहा स्त्री शिक्षा की। अगर बात करें तो गांधी जी स्त्रियों की शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। उनके अनुसार एक शिक्षित स्त्री सभ्य समाज की रचना करने में सक्षम होती है। वह अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक दायित्वों का वहन करने में सदैव तत्पर भी रहती है। तो इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया और उनको बढ़ावा दिया स्त्री शिक्षा को महात्मा गांधी जी ने। लेकिन जब बात आई धार्मिक शिक्षा की तो गांधी जी का जीवन दर्शन धर्म से अनुप्राणित था। उनका मानना था कि धर्म रहित जीवन रडार रहित पानी के जहाज के समान है, यानी डोलता रहता है इधर उधर, अपने डायरेक्शन का पता नहीं होता। तो धार्मिक शिक्षा जरूर देनी चाहिए, लेकिन वह सांप्रदायिकता के खिलाफ थे कि सांप्रदायिकता ना भड़के उसके अनुसार, बस धार्मिक शिक्षा हो, अच्छी बातें बताई जाए। इसीलिए शिक्षा ऐसी हो जिसमें सभी धर्मों को सामान्य सिद्धांत के को स्थान मिले, ठीक है। सामान्य रूप से सभी की शिक्षा दी जाए और सामान्य सिद्धांत का स्थान उनको मिले। अब बात करें सह शिक्षा की तो ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात निकल के आती है। सह शिक्षा मतलब बालक बालिकाओं का एक ही विद्यालय में एक साथ बैठ करके पढ़ना। इस बात पर भी इन्होंने बहुत बल दिया। इसकी आप कह सकते हैं कि इस गांधी जी एक तरह से अगर माना जाए खुले विचारों के थे। इन्होंने प्राथमिक व उच्च स्तर पर सह शिक्षा जरूरी है, इस चीज़ का इन्होंने प्रोत्साहन किया, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़े। महात्मा गांधी जी कैसे थे, प्रयोगवादी दार्शनिक थे। आपसे अगर पूछा जाए कि प्रयोगवादी थे, आदर्शवादी थे, कैसे थे, तो आपको बताना होगा कि प्रयोगवादी दार्शनिक थे महात्मा गांधी जी। उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन को मूर्त प्रदान करने के लिए 1937 में वृद्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी नई तालीम शिक्षा योजना को प्रस्तावित किया, ठीक है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आई कि वृद्धा शिक्षा सम्मेलन की शुरुआत, बुनियादी शिक्षा की शुरुआत, नई तालीम योजना की शुरुआत, यानी तीनों नाम एक ही है, बस इनको थोड़ा बदल दिया गया है। अगर आपसे कुछ भी इन तीनों नामों में से कुछ भी पूछा जाए तो आपको आंसर एक ही देना है कि अगर आपसे पूछा जाए वृद्धा शिक्षा सम्मेलन की स्थापना कब हुई, आप बताएंगे 1937 में। नई तालीम शिक्षा योजना कब प्रस्तावित हुई, तो भी आप 1937, क्योंकि तीनों एक ही है, नाम अलग अलग यहाँ पर कर दिए गए हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की है। ये पूछा जाता है आपसे, पेपर 1 आप पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर इतनी जानकारी मिल जाती है कि पेपर 2 में भी आपके काम आएगी। ये पूछा जाता है पेपर 2 में भी, ठीक है। तो वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा में भी और नवीन भारतीय शिक्षा के नवीन प्रयास, उसमें भी ये पूछी जाती है। तो दोनों जगह आपका ये काम आएगा, आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर सुनना होगा। इनके पीछे उनका तर्क था, मतलब इन सभी योजनाओं को प्रस्तावित करना, शुरुआत करने के पीछे इनका तर्क क्या था, वो यह था कि वर्तमान ब्रिटिश शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति को इसने पूर्ण तरीके से बहिष्कृत किया है। तो इनका मन हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनके हाथ के कार्य से कोई स्थान इनसे संबंधित नहीं है। यानी अंग्रेजी अगर शिक्षा का माध्यम होगी तो फिर
कितना ही समझ आने वाला है लोगों को, कितना वो अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर इसका विरोध किया कि भाई बेसिक शिक्षा जो हो वो हमारी भारतीय या आप कह सकते हैं कि जो मातृभाषा है उसमें ही शिक्षा दी जानी चाहिए, ना कि विदेशी संस्कृति में। ठीक है। उन्होंने नई तालीम शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। ठीक है। ये है जो है तीनों का विकास करती है। जब तक शिक्षा इन तीन शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता तब तक इनका कोई मूल्य नहीं होता है। उन्होंने जिस बेसिक शिक्षा की रूपरेखा खींची थी उसकी कुछ विशेषताएं हैं बेसिक शिक्षा की। वह कौन कौन सी है कि बच्चों को शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क रूप से दी जाए। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इन्होंने बोली कि बच्चों को शिक्षा मिले तो अनिवार्य हो और निःशुल्क भी हो साथ साथ में। बच्चों को ही शिक्षा प्रणाली का मूल केंद्र बिंदु समझा जाए। आप यहाँ पर दोस्तों जान क्या रहे हैं, आपको मैं भी क्लियर करना चाहूँगी कि जितनी चीज़ें आपने इस चैप्टर से सीखी है उसको हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में आपके सामने रख दिया है कि क्या क्या इसमें आपने सीखा। ठीक है। शिक्षा से संबंधित तो पहला हमने देख लिया कि महात्मा गांधी जी ने किस पर जोर दिया, शिक्षा अनिवार्य हो, निःशुल्क रूप से दी जाए। दूसरा, बच्चों की शिक्षा प्रणाली का मुख्य केंद्र बिंदु क्या हो, बच्चा हो, बालक हो या आप कह सकते हैं विद्यार्थी हो। बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा के माध्यम से दी जाए। बच्चों की जो भी शिक्षा दी जाए वह हस्तशिल्प के माध्यम से दी जाए। पूरी शिक्षा स्वावलंबी हो, बच्चों को अपने कार्य को पूर्ण रूप से करने की स्वतंत्रता हो। ठीक है। तो इन चीज़ों पर बेस्ड रही महात्मा गांधी जी की जितनी भी नीतियाँ थी शिक्षा के क्षेत्र में, जितने भी प्रभावित कार्य थे वो इन्हीं बिंदुओं पर सभी के सभी समावेशित थे। आशा करूंगी आपको बहुत अच्छे से ये पूरे चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो अब बारी आती है कुछ अभ्यास प्रश्नों को लगाने की। मैं आपसे 4 से 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूछूंगी। अब यहाँ पर हमने जो हमारे भारतीय दार्शनिक थे उनके बारे में हमने सब कुछ जान लिया है, जिनमें हमने रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद जी और आपसे अगर बात करें तो गिजुभाई बधेगा जी, और आज हमने महात्मा गांधी जी के बारे में भी सब कुछ जान लिया है। अब इन्हीं सब के बारे में आपसे यहाँ पर 2-4 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक करना मत भूला कीजिए। ठीक है। आपको थोड़ा सा समय भी नहीं लगता उसमें, तो ज़रूर किया करिए। चलिए, आपको यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन पहले मैं दे देती हूँ कि आपको इनमें से सही विकल्प को चुनना होगा। पहला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की कौन सी? 4 संस्थाओं के नाम दिए गए हैं। जब मैंने आपको विवेकानंद जी के बारे में बताया था तो मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से जिक्र आपके सामने किया था और बताया था कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपने वो क्लास बहुत ध्यान से ली है तो आप फटाक से फटाक इसका आंसर दे पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक इनमें से कौन सी है? हिंद स्वराज, गीतांजलि, शिक्षा दर्शन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आपको करना होगा कमेंट बॉक्स में। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा कहलाती थी क्या? नई तालीम, बुनियादी शिक्षा या मूल शिक्षा या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन में से चुनना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे आप करके बता सकते हैं कि फर्स्ट का डी ऐसे बता सकते हैं, या फिर नाम लिख सकते हैं कि इसका होगा ब्रह्म समाज, पहले का है ब्रह्म समाज, दूसरे का हिंद स्वराज। इस तरीके से करके आप इनका आंसर दे सकते हैं। चौथा प्रश्न आपके लिए है, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी, गिजुभाई और विवेकानंद जी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये 4 प्रश्न आपके लिए है। आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर करना होगा। इन सभी के बारे में आपको चैप्टर वाइज अभी क्लास मैंने आपकी दी तो इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। आई होप आप सभी सही आंसर देंगे बहुत अच्छे से। सो थैंक यू सो मच गाइज। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और अगली क्लास लेते हैं आपकी फिर, तब आप ज़रूर टाइम से आइएगा। सो बाय बाय, टेक केयर। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करिए। सो बाय बाय गाइज, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।